दुनिया किस तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, इसका नज़ारा देखने को मिला काला सागर क्षेत्र में। काला सागर क्षेत्र में ये जो लोकेशन है ये रेनी बंदरगाह का है। रेनी बंदरगाह यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी राज्य ओडेसा ओब्लास्ट में है। ओडेसा ओब्लास्ट का कैपिटल है ओडेसा, जो बंदरगाहीय शहर है, और ये काफी चर्चा में रहता है क्योंकि रशिया के द्वारा इस बंदरगाहीय शहर पर न जाने कितने बार ही बम्बार्डिंग किया गया है। ओडेसा ओब्लास्ट राज्य का ये कैपिटल सिटी यूक्रेन का तीसरा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। ओडेसा ओब्लास्ट में ही स्थित है रेनी बंदरगाह, जो डेन्यूब नदी पर है। डेन्यूब नदी को यूरोप का लाइफ लाइन कहा जाता है। डेन्यूब नदी यूरोप से गुजरते हुए काला सागर में एस्चुरी बनाते हुए गिरता है। रेनी बंदरगाह से महज 200 मीटर दूर ही रोमानिया का सीमा है। रोमानिया नाटो का सदस्य है, आपको ये बात पता होना चाहिए, और मोल्डोवा भी उसके बगल में ही है। 24 जुलाई 2023 को ईरान के शाहीन ड्रोन के माध्यम से रशिया ने इस बंदरगाह पर हमला किया। यूक्रेन इस बंदरगाह का इस्तेमाल अपने अनाजों को एक्सपोर्ट करने में करता था। यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों से अनाज रेनी बंदरगाह पे पहुंचता था, वहां से डेन्यूब नदी के सहारे काला सागर में जाता था और फिर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में अनाज एक्सपोर्ट होता था। रशिया के द्वारा ड्रोन हमले के बाद ये बंदरगाह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एक व्यक्ति ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं रेनी बंदरगाह के बाहर सड़कों पर बहुत सारे सैकड़ों ट्रकों का लाइन लगा हुआ है जो अनाज से भरे हुए। 24 जुलाई 2023 से अगर 6 दिन पहले चला जाए यानी 18 जुलाई 2023, तो ये तिथि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन रशिया ने अपने आप को टर्मिनेट कर लिया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से, यानी काला सागर अनाज समझौता से। काला सागर अनाज समझौता क्या है और इसका आवश्यकता क्यों पड़ा, और चूंकि रशिया ने अपने आप को अब इससे बाहर कर लिया है तो इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। मक्का, गेहूं, बार्ली, सूरजमुखी का बीज, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का बीज, ऐसे अनाजों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रूस और यूक्रेन ही रहे हैं। यूक्रेन अपने अनाजों को दुनिया के अन्य क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए काला सागर के रास्ते का इस्तेमाल करते रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन 24 फरवरी 2022 जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन शुरू किया, रशिया ने यूक्रेन के पूर्वी और उत्तरी भाग पर हमला बोला, उसके बाद यूक्रेन के एक्सपोर्ट में काफी भारी भरकम गिरावट आ गया। महज 1 महीना के अंदर ही एक्सपोर्ट 1/6 तक पहुंच गया, क्योंकि रूस के द्वारा यूक्रेन के जहाजों को निशाना बनाया जाने लगा। जो भी बंदरगाह थे उनको निशाना बनाया जाने लगा। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले अगर डाटा को देखा जाए कि आखिर यूक्रेन का अनाज कहां जाता था, 57% अनाज डेवलपिंग कंट्री में, उसमें भी अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में, जबकि 43% अनाज डेवलप्ड कंट्री में जाता था। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन के अनाज इटली, स्पेन, चाइना जैसे देशों में भी जाता था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद हालात में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुआ। यूक्रेन का इकोनॉमी काफ़ी हद तक अनाजों पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में यूक्रेन चला जाता है यूनाइटेड नेशन। इसके बाद यूनाइटेड नेशन और तुर्की के मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच साइन होता है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को साइन किया गया था रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में, जहां तुर्की और यूनाइटेड नेशन मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच ये डील साइन हुआ था लेविस डोल्माबाचे पैलेस में। ये पैलेस इस्तांबुल में स्थित है। तुर्की के क्षेत्र में जब खलीफा का सिस्टम था, खलीफा का व्यवस्था था, उस समय ये पैलेस खलीफा का सेंटर हुआ करता था, यानी खलीफा का ऑफिस और निवास स्थल ये पैलेस ही था। आपके प्री एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस समझौता में यह बात मेंशन था कि यूक्रेन 3 बंदरगाहों ओडेसा, ह्यूची और कोर्नोमोर्स्क का इस्तेमाल अनाजों के एक्सपोर्ट के लिए कर सकेगा। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के अंतर्गत इस्तांबुल में ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया था। यूक्रेन से जिन अनाजों का एक्सपोर्ट हो रहा था उसका कई लेवल पे जांच भी होता था। पहला जांच इन 3 बंदरगाहों ओडेसा, ह्यूची और कोर्नोमोर्स्क में ही होता था, जहां पर यूनाइटेड नेशन, तुर्की और यूक्रेन के प्रतिनिधि जांचते थे कि सिर्फ अनाज और फर्टिलाइजर ही जा रहा है, कुछ और तो नहीं जा रहा है। जबकि नेक्स्ट लेवल का जांच ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसका मुख्यालय इस्तांबुल में था, उसके द्वारा बॉस्फोरस जल संधि के पास होता था। बॉस्फोरस जल संधि के ही किनारे इस्तांबुल शहर भी स्थित है। बॉस्फोरस जल संधि के पास यूक्रेन के अनाज से भरे इन जहाज़ों का जांच रूस, यूक्रेन, तुर्की और यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता था। अब चूंकि इन जहाज़ों को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाना था, अनाजों को पहुंचाना था, जब इन जहाज़ों का वापसी होता था तो उस समय भी ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा इन जहाज़ों को जांचा जाता था कि इसमें कहीं मिलिट्री वेपन्स तो नहीं आते। यूक्रेन के इन 3 बंदरगाहों से बॉस्फोरस जल संधि तक एक सेफ पाथवे बनाया गया था, जिसका लंबाई 310 नॉटिकल माइल था और चौड़ाई 3 नॉटिकल माइल था। 310 नॉटिकल माइल का इस सेफ नेविगेशन पाथ का खासियत यह था कि यहाँ पर किसी तरह का सी माइंस नहीं था। सी माइंस लैंड माइंस की तरह ही होते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा नक्सली क्षेत्र में। नक्सली क्षेत्र में कई बार हमारे सीआरपीएफ के जवान इस तरीके से शहीद हो जाते हैं। नक्सली सामान्यतः लैंड माइंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी बम को सड़क के जस्ट नीचे रख देते हैं और जैसे ही कोई भारी वाहन या कोई व्यक्तियों का समूह वहां से गुजरता है तो वहां ब्लास्ट हो जाता है। सी माइंस भी कुछ ऐसा ही होता है। एक्सप्लोसिव को, विस्फोटक को समुद्र के नीचे स्थापित कर दिया जाता है कुछ गहराई पे, और जैसे ही कोई शिप्स उससे टकराएगा या पनडुब्बी उससे टकराएगा वहां पे विस्फोट हो जाएगा। अब चूंकि काला सागर क्षेत्र में रशिया ने बहुत सारा सी माइंस लगा दिया था, लेकिन रशिया ने यह वादा किया था कि ये जो नेविगेशन पाथ है ये सी माइंस से फ्री होगा।
रशिया ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि 310 नॉटिकल माइल का जो ये सेफ पाथवे है, यहाँ पर उसका कोई भी वारशिप पेट्रोलिंग नहीं करेगा। इसके बाद ये समझते हैं कि इस डील के होने के बाद क्या फ़ायदा हुआ। ये डील एक्टिवेट हुआ था जुलाई 2022 में। अगर थोड़ा सा पहले चले, 24 फरवरी 2022 जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उन क्षेत्रों में जहाँ पर यूक्रेन के अनाज पहुँच रहे थे, अनाजों की कीमत में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गया था। लेकिन जैसे ही जुलाई 2022 में ये समझौता हुआ, फिर से यूक्रेन के अनाज दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जाने लगे, तो उन क्षेत्रों में अनाजों की कीमत में फिर से गिरावट हुआ। गेहूं की कीमत में जहां 17% तक गिरावट हुआ, वहीं कॉर्न यानी मक्का में 26% तक का गिरावट हुआ। रूस यूक्रेन के बीच जुलाई 2022 में हुए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बाद यूक्रेन के अनाज कहाँ जा रहे थे, चलिए उसको समझते हैं। इस समझौता के बाद यूक्रेन का ज़्यादातर अनाज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, उसके द्वारा खरीदा जा रहा था और सहायता के तौर पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्यतः 4 देश हैं: इरिट्रिया, इथोपिया, दिस्बौती और सोमालिया। अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक्सटेंडेड फॉर्म को देखा जाए तो इसमें केनिया, युगांडा, साउथ सूडान और सूडान को भी शामिल कर लिया जाता है। ये एक पेनिनसुला है, चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो या लार्जर हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो। ये एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो या लार्जर हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो या अफ्रीका का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ सिविल वार एक बहुत बड़ी समस्या है। और सिविल वार के चूंकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण भूख यानी हंगर भी है। अब वैसे में ये भी सवाल उठ खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा, इन क्षेत्रों में क्या अनाज अब पहुंच पाएगा। चूंकि रशिया ने एक तरह से रोक लगा दिया है, यूक्रेन अपने अनाजों को इन क्षेत्र में पहुंचाने के लिए काला सागर क्षेत्र का अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब चूंकि ये जो डील था रूस यूक्रेन के बीच लगभग 1 साल चला और रशिया ने इसे कई बार एज ए सीरीज में एक्सटेंड किया, यानी कि 2 महीना के लिए डील को आगे बढ़ाया, 3 महीना के लिए समझौता को आगे बढ़ाया। लेटेस्ट जो समझौता को एक्सटेंड किया गया था वो एक्सटेंड किया गया था मई 2023 में। उसके बाद इस समझौता को आगे नहीं बढ़ाया गया और फाइनली रशिया ने इस समझौता से अपने आप को वापस कर लिया। थोड़ा देर पहले मैंने आपसे यह बात किया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में अब अनाज कहाँ से पहुंचेगा। रशिया ने हाल ही में अफ्रीकी देशों के साथ मीटिंग भी की। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अफ्रीका के इन नेताओं को आश्वासन भी दिया गया है कि आपको अनाज का कोई भी कमी हम नहीं होने देंगे। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल भी होगा कि रशिया किस पाथवे का इस्तेमाल करेगा। तो जाहिर सी बात है, काला सागर क्षेत्र में उसका पूरा प्रभाव है। उसके जो शिपमेंट्स है, उसके जो शिप है, काला सागर रूट का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद वो बॉस्फोरस जल संधि को पार करते हुए मारमारा सागर पहुंचेगा। उसके बाद भूमध्य सागर होते हुए स्वेज नहर को पार करते हुए लाल सागर को पार करते हुए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इन क्षेत्रों तक अनाज को पहुंचाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो एकॉर्ड साइन हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच, उससे रशिया ने पैर क्यों खींच लिया। 18 जुलाई वो ऑफिशियल तारीख था जब रशिया ने अपने आप को पुल आउट किया। उसके कुछ दिन पहले रशिया के मुख्य भूभाग को क्रीमिया पेनिनसुला यानी क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एकमात्र ब्रिज को हाल ही फिलहाल यूक्रेन के द्वारा ध्वस्त किया गया है। तो क्या अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस वजह से रूस ने अपने आप को इस डील से बाहर किया। इसके बाद रूस की तरफ से ऑफिशियली कारण बताए गए। रशिया एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो मशीनरी, फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। रशिया के एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो मशीनरी, फर्टिलाइजर आदि को एक्सपोर्ट करने वाले बहुत सारी कंपनियों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड अधिकांशतः स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में ही होता है। अब वैसे में जो कि रशिया के इन कंपनियों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया गया था, तो ऐसे में अगर रशिया का अनाज या फर्टिलाइजर या अन्य एग्रो मशीनरी वेस्टर्न कंट्री में जाते भी हैं तो उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। यानी इनडायरेक्ट रूप से रशिया पे पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिया गया था। रशिया के द्वारा बार बार ये डिमांड किया गया था कि इन सैंक्शन को हटाया जाए, लेकिन पश्चिमी देशों ने ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया। इसके अलावा रशिया के फूड और एग्रो मशीनरी वाले बहुत सारे जो कंपनी थे जिनका ब्रांच या अकाउंट वेस्टर्न कंट्रीज में था, उनको वेस्टर्न कंट्री के द्वारा सीज कर दिया गया था। रशिया का ये भी डिमांड था कि ये जो सीज किया गया था इन कंपनियों के संपत्तियों को, उसको अनब्लॉक किया जाए वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में अब हम ये देखते हैं कि यूक्रेन आखिर अपने अनाजों का एक्सपोर्ट किस तरीके से कर पाएगा, कौन सा पाथवे का वो इस्तेमाल कर पाएगा। जाहिर सी बात है, यूक्रेन में जो भी बंदरगाह है वहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट अब नहीं होने वाला है। कोई भी शिपमेंट्स कंपनी अगर यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाजों को ले जाने का कोशिश भी करता है तो जाहिर सी बात है रशिया के द्वारा उस पर हमला कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेगा। तो ऐसे में क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। रूस के द्वारा जब ये डील कैंसिल किया गया तो उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह बयान दिया कि अब हम रोमानिया के कॉन्स्टांटा बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लंबा रास्ता रेलवे के द्वारा तय किया जाना है और रेलवे के द्वारा सामान का ढुलाई ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। यानी यूक्रेन के जो अनाज है, एग्रो प्रोडक्ट है या मशीनरी, फर्टिलाइजर वगैरह हैं, वो विदेशी बाज़ारों में अब ज़्यादा कीमत में बिकेगा।
आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि रोमानिया में भी कृषि उत्पादन काफ़ी अच्छा खासा होता है और इस समर वहाँ कृषि उत्पादन और भी बेहतर है। तो वैसे में कॉन्स्टांटा बंदरगाह पर काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाएगा। वहाँ से अनाज तो जा पाएगा इन फ्यूचर, लेकिन यूक्रेन के अनाज दुनिया के अन्य क्षेत्रों में काफ़ी स्लो वे में जा पाएगा। ये तो पहला अल्टरनेटिव की बात है। अगर अन्य अल्टरनेटिव की बात करें तो यूक्रेन का जो बॉर्डर है पोलैंड के साथ भी टच करता है। पोलैंड का बहुत सारा बंदरगाह बाल्टिक सी के पास स्थित है। यूक्रेन अपने अनाज को रेलवेज के माध्यम से पोलैंड के इन बंदरगाहों तक पहुंचाएगा और साथ ही साथ यूक्रेन से बाल्टिक सी के जो बंदरगाहों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो रेलवेज का है। तो वैसे भी कोस्ट काफ़ी ज़्यादा बैठ जाएगा और बाल्टिक सी होते हुए इन शिप्स को काफ़ी लंबा दूरी भी तय करना पड़ेगा। अनाजों का कीमत वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। यूक्रेन में जो रेलवे गेज है और पोलैंड में जो रेलवे गेज है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यानी यूक्रेन से जैसे ही मालगाड़ी पोलैंड में जाएगा वहाँ पर मालगाड़ी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ रेलवे गेज अलग ही है। इसके अलावा एक तीसरा अल्टरनेटिव भी है। तीसरा अल्टरनेटिव है लिथुआनिया के माध्यम से बाल्टिक ओशन के बंदरगाह तक पहुँचना। चूंकि लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट है और वो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। और ये जो तीसरा अल्टरनेटिव है ये सुवालिका गैप से पास करेगा। सुवालिका गैप बेलारूस और रूस के इनक्लेव कालिनग्राद को जोड़ता है। जिस तरह का दुनिया में हालात दिख रहा है, इन फ्यूचर सुवालिका गैप को लेकर रशिया और नाटो के बीच में भी बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है, क्योंकि रशिया के द्वारा हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा कोशिश किया जा रहा है। वो चाह रहा है कि सुवालिकी गैप पर उसका अधिकार हो ताकि बेलारूस के माध्यम से जो कालिनग्राद है, जो उसका क्षेत्र है, जो नेवल बेस है रशिया का बाल्टिक ओशन में, वहां तक उसका पहुंच आसानी से हो सके। दोस्तों, इस तरीके से इस टॉपिक का मैंने एनालिसिस करने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन का बटन अवश्य ही प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।